अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि खान साहब ने मंडी बहावलदीन में जो स्पीच की, क्या वो वाकई एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी? इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतों में आए दिन इजाफा हो रहा है और पिछले दिनों जो एक जुल्माना किस्म का 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, ये एक आम आदमी पे क्या इसके असरात मुरतब हो रहे हैं? इसके अलावा अपोजिशन की अगर बात करते हैं तो वो भी इस्लामाबाद की तरफ रुख करने को तैयार है। लॉन्ग मार्च जो कि पीपल पार्टी भी रेडी है और पीडीएम भी इसकी तैयारियां कर रही है। तो इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जुवैद कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। साथ ही हमें सोशल वर्कर हसीना अंजम साहबा ने भी ज्वाइन किया है और उनके साथ हैं मलिक सनाउल्लाह साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लक है। तो मैं सबसे पहले चले मैडम से बात शुरू करता हूं, क्योंकि ये न्यूट्रल है। मैडम, ये बताएं कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप चूंकि किसी पार्टी से आपका तल्लक नहीं है, आप एक सोशल वर्कर हैं, आम आदमी में रहती हैं, आप क्या समझती हैं कि ये एक आम आदमी पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? आम आदमी पर ही इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर जो है आवाम इस चीज से बहुत ज्यादा खसारे में जा रही है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है उसी तरह हर चीज महंगी हो जाती है। एक प्याज से लेकर जो है बीफ तक या मटन तक हर चीज महंगी हो जाती है और तमाम अशिया की कीमतें ऑटोमेटिक तौर पर बढ़ जाती हैं और लोग इस तरह से काफी मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। तो खान साहब जो है आए दिन पेट्रोल की कीमत हर 2 माह बाद, 1 माह बाद, 3 माह बाद कभी 10 रुपए बढ़ रही है, कभी 12 रुपए बढ़ रही है, कभी समरी रिजेक्ट हो रही है, कभी एक्सेप्ट हो रही है। तो ये जो है एक कोई खेल खेला जा रहा है आवाम के साथ और पिछले तकरीबन 3.5 साल से आवाम इस गलती को फेस कर रही है जो उन्होंने खान साहब को वोट देकर गलती की। कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? मैडम कहती हैं कि बहुत बड़ी गलती आवाम से हो गई खान साहब को ला के। अब बात इस तरह है जी कि गलती तो ना कहें मैडम, वो कि लोग तंग हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, इससे कोई इनकार नहीं है और इससे कोई ऐसी बात ढकी छुपी भी नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अपने एक महंगाई की वजह से आम आदमी मुतासर हो रहा है, इससे बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, इसमें दूसरी राय है ही नहीं है। लेकिन वजह क्या है, ये आपको पता है कि ये बल्कि हमारी मुल्की लेवल की नहीं है, ये बैनुल अक़वामी सतह पे ये चीज़ जो महंगाई है वो इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है। एक आपको पता है कि पिछले कोई 2 साल से एक कोरोना की वबा, कुदरती एक आफत हमारे मुल्क में आई हुई है और उसके साथ साथ पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया है। ऐसे ऐसे मुल्क को जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही वो बैठ के रह गई है, तो पाकिस्तान तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपना सर्वाइव कर रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस कोरोना की वबा को किस तरीके से हैंडल किया और किस तरह से अल्लाह ताला ने इससे हमें स्लोली निजात दे रहा है। तो इस वजह से महंगाई तो पूरी दुनिया का इशू है, ये सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान का इशू नहीं है। लेकिन बनिस्बतन मतलब जो एक महंगाई का एक दौरा है, इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे भी हुकूमत के वक्त और इमरान खान काबू पा लेंगे। मलिक साहब चलें, आप बताएं सर, जैसे कि कह रहे हैं कुरैशी साहब हम काबू पा लेंगे और इनके पास यही मौक़िफ़ है कि जो महंगाई है वो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ी है, इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। तो आप क्या कहते हैं? शुक्रिया राय साहब। अल्लाह करे जी, 3.5 साल से हम सब उम्मीद से कायम है कि आज महंगाई कम होगी। आपको पता है दिन ब दिन जितनी महंगाई हो रही, अब इनके पास एक नया बहाना आ गया जो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में तो 6 माह में, चलो ये हो गया कि 6 माह में पूरी दुनिया में ये बुरहान आया है। और तो पिछले 3 साल जो इन्होंने महंगाई की है, आपको पता है कि कोई 50 से 55 रुपए चीनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में, कोई पेट्रोल की कीमत थी 65 रुपए, अब हो गई है 165 रुपए या 60 रुपए। चीनी हो गई है 150 रुपए, घी हो गया है 120 से लेके 400 रुपए। उससे पिछली गवर्नमेंट का क्या तल्लक है? अगर 6 माह अभी हुए पूरी दुनिया में भी आप मान लें, तो बाकी जो 3 साल महंगाई हुई उसका जिम्मेदार कौन? बदकिस्मती राय साहब की हमारी अब इन्होंने मानना भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने खैर अपनी स्पीच में ये जो कल भी उन्होंने की है वो मान रहे हैं। एक भी हम ये इसका भी शुक्र अदा करते हैं कि ये मान रहे हैं कि महंगाई है इस मुल्क में। अब वो ये भी मान रहे हैं कि मेरी जो कैबिनेट है वो भी बुरी तरह नाकाम होगी। पता नहीं कैसे इन्होंने वहाँ
संतें दी इन 8-10 सिलेक्टेड जो मिनिस्टर हैं, इनके ताल्लुकात हैं उनके साथ। बहरहाल उस पर मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता। महंगाई अब प्राइम मिनिस्टर ने भी मानना शुरू कर दी। अब पीटीआई के आम वर्कर के पास, हम सारा दिन आम रोड पे होते हैं ना, तो पीटीआई का आम वर्कर जो है ना, अब वो कहता है हम तो सदके के बकरे दे रहे हैं कि अल्लाह पाक ने हमसे ये गलती हुई, हम अल्लाह पाक की बारगाह में ये माफी मांग रहे हैं कि हमने इनको वोट दे के हमने तो अपने ऊपर महंगाई का जिन बिठाया है। ठीक हो गया। पीटीआई का आम वर्कर जो है वो सड़कों पे है और वो इस हुकूमत का रोना रो रहा है। हम नहीं रो रहे, पीटीआई का वर्कर। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीडीएम जो है वो मैदान में आ गई है। इसी तरह पीपल पार्टी ने भी अपना शुरू कर दी तैयारी। बहुत जल्द इस निजायत गवर्नमेंट का इंशाल्लाह खात्मा करेंगे। चले लेट्स सी देखते हैं। अच्छा मैडम ये बताएं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की, हमें क्या ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि स्वाई उन्होंने अपोजिशन को कोसने के इसके अलावा कोई और खास बात नहीं की? जो वो 4 साल पहले बातें करते थे, कल भी उनकी यही बातें थी, जिस तरह के वहां पे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए, या जिस तरह की हमारी सियासत को जिस रंग में पेश किया जा रहा है या ले जाया जा रहा है, आप इसको किस नजर से देखती हैं? क्या सियासत में बदतमीजियां ज्यादा नहीं हो गई? राजा साहब, खान साहब के पास जो है हुकूमत करने के लिए सिवाय अपोजिशन के कोई चीज नहीं है। ठीक है, या वो नवाज शरीफ को डिस्कस करते हैं, या वो पीपल्स पार्टी को डिस्कस करते हैं, या वो कहते हैं कि मैं ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, चोर पकड़ूंगा, मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। इन्होंने और किस चीज पर हुकूमत की है? इनके पास कुछ और है ही नहीं हुकूमत करने के लिए। महंगाई ये सब मानते हैं, इनके वर्कर्स भी मानते हैं कि महंगाई है। इनके जो मिनिस्टर्स इन्होंने पता नहीं वो कहां से सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, वो भी मानते हैं महंगाई है। और वजीर आजम साहब खुद भी मानते हैं महंगाई है, लेकिन महंगाई कर कौन रहा है और इसको खत्म किसने करना है? माफिया माफिया, अपोजिशन, नवाज शरीफ, बेनजीर, बिलावल, ये वो फला, इस तरह का मीना बाजार लगाकर इन्होंने अवाम को पागल बनाया हुआ है। 3.5 साल हो गए हमें इस मुसीबत को झेलते हुए। आज महंगाई कम हो रही है, काबू पा लिया जाएगा। काबू पाने के बजाय दिन ब दिन हर वीक जो है महंगाई बढ़ी होती है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अच्छा चले क्रैश साहब से पूछो। क्रैश साहब, जैसे कि मैडम ने भी कहा, चले महंगाई की तो हम बार बार इसको रोना रोते हैं, आप बाहर के ममालिक की मिसाल देते हैं, लेकिन बाहर में तो ये है कि वहाँ लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी बेहतर है। पाकिस्तान में ये चीज़ भी तो आप देखें। इसके अलावा अभी जैसे मैंने मैडम से भी यही सवाल किया, जो प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच थी उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या वो वाकई प्राइम मिनिस्टर के जो ओहदा होता है उसको ऐसे वर्ड जेब देते हैं, या हमारी सियासत में वाकई एक अजीब सी चेंजिंग आती जा रही है, हम खूनी सियासत की तरफ गामजान है? नहीं एजाज साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने माशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन में बहुत एक ह्यूज किस्म का अच्छा जलसा था उनका, और वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे उन्होंने खिताब किया अपना। तो बिल्कुल जो है ना जी, उन्होंने कोई मेरे ख्याल में क्या बल्कि 100% कंफर्म है कि उन्होंने कोई ऐसी सच्ची बातें जो है ना जी वो उन्होंने की हैं वहाँ पे। जो एक मुल्की तनाजर में जो इस वक्त आप महंगाई का रोना रो रहे हैं, महंगाई अगर है तो ये कोई मेरे सब कोलीग दोस्त ये फरमा रहे हैं 3.5 साल से हम बड़े कुछ नहीं कर सकते। तो 70 साल का गंद आप मुझे ये बताइए कि 3.5 सालों में कैसे साफ होगा? मतलब ये भी तो आप एक देखें ना, 70 साल का गंद है तो इमरान खान कोई मतलब 3.5 साल में क्या जादू की छड़ी नहीं है? जादू की छड़ी तो उनके पास नहीं है ना, टाइम लगेगा इसका, और इंशाल्लाह विल बी बेटर। इमरान खान इंशाल्लाह इस कौम की उम्मीद है, होप है, और अल्लाह के फजल से मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि मियां बरादरान ने जो 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को लूट फूट के आल औलाद के समेत बाहर बैठे हुए हैं, वो अभी तक मुल्क का वापसी का नाम नहीं लेते हैं। वजह यही है कि उनको अपनी चोरी चकारियां जो है ना उनके सामने, तो वो इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं कि अंडर कारपेट को डील कर ले कुछ इन आरोज वगैरह के चक्कर में। तो इमरान खान बिल्कुल जो है ना इससे साफ इनकार है। इमरान खान ने इक़्तिदार में आना का मकसद ही एहतसाब था, और इन लोगों के एहतसाब के लिए वो इक़्तिदार में आए। उनको मलिक साहब क्या कहती हैं आपकी? तो जैसा कि क्रैश साहब कह रहे हैं, आपकी लीडरशिप भाग जाती है सर उन पे जब भी मुश्किल वक्त आता है, और ये जो जितना आज गंद फैला हुआ है ये सारा आपकी वजह से फैला हुआ है, हुकूमत तो ये कहती है। ये वैसे ही है राय साहब, जैसे मैडम ने भी बताया कि इनके पास एजेंडा तो है कोई ना, काम करना इनको नहीं आता। एक ही बात है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है,
जब बंदे को कोई बात भी ना आती हो ना, तो वो एक ही रैट होती है बच्चों की तरह ना। अब ये 70 साल का जो बार बार तो अल्फाज का चुनाव हमेशा अच्छा करना चाहिए। हर पार्टी जो ना वो मुद्दे वतन है इस मुल्क के लिए। मियां नवाज शरीफ ने जो काम किए हैं, ऐसा ये किसी से कोई लुकी छुपी बात तो नहीं है। अगर यहाँ इनकलाबी मोटरवे बने हैं, ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन, मुल्क को अपनी कुव्वत बनाना, दहशत गर्दी का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, ये इनकलाबी काम है। अब इस चीज़ों से इनको ना हट के कोई बात, मुझे तो था कि कुरैशी साहब को बताएंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट किया है तो गरीब आवाम की ज़िंदगी जो है वो आसान खुशहाल हो गई। एजुकेशन की कोई बात बताते, हेल्थ पे कोई बात बताते, बजाय इसकी कोई प्रोजेक्ट बताते। अब इनके छोटे वर्कर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक अभी कह रहे थे कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर खिताब कर, अभी इनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर आए या नहीं। जो पिछले किस हालत में हमें ये मुल्क में लगा, इकोनॉमी को देख लें आप, बाकी बेरोजगारी को देख लें आप, आपकी गुर्बत की शरह को देख लें आप, सब किस लिहाज हर लिहाज से ना ये मुल्क एक गिरा हुआ था। तो लेकिन हम इसको स्लोली इंशाअल्लाह इमरान खान अपने बयान और अपने एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक इसको इंशाअल्लाह बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब तक अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो देखिए क्रैक साहब, आप सब्र की बात कर रहे हैं तो अवाम कब तक सब्र करेगी? उसका तो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह जी आने वाले दिनों में आपको बेहतरी नजर आएगी अल्लाह के फजल से। और खान साहब ने सिर्फ एक बात कही है कि अगर रात को जो नींद नहीं आती ना खान साहब को, तो वो सिर्फ इसी बेरोजगारी और महंगाई की वजह से नींद नहीं आती। वो सोते नहीं है, जो महंगाई की वजह से सोच के ना यकीन करें उनको नींद नहीं आती है। खान साहब खुद अपनी अल्फाज है कि वो मतलब एक आम आदमी के लिए कितना सोच है उनके जहन में, या क्या वो दिन रात एक प्लान। मलिक साहब देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब कितने परेशान हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती, लेकिन आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है या जो आपके लीडर हैं वो अरबों रुपए की करप्शन कर चुके हैं। खान साहब ने भी कल कहा कि अगर आप लोग फेयर हैं तो अदालतों का सामना करें, आप डिले पे डिले करते जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजूहत हैं? इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि मोहतरमा कसूम नवाज साहबा जो है वो वेंटिलेटर पे थी लंदन में, और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनको जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ के यहाँ आके जेल आ गए, जेल में चले गए और अदालतों का सामना किया। कुछ 100 से ज्यादा दफा वो अदालतों में पेश हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी हुआ है कि कोई 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा और 100 से ज्यादा दफा वो अदालत में पेश हो और वाइफ की जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो और वो अडयाला जेल में आके बैठा हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अब बदकिस्मती है कि जिसने काम किया उसके खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ये असल मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रहे, ये इस मुल्क के खिलाफ साजिश है, इस मुल्क के खिलाफ बगावत है। इमरान खान को नींद वाकई नहीं आनी अब, क्योंकि अदम एतमाद होने जा रही है। और अब हडियाला जेल इंशाल्लाह वो जाएंगे जितना उसने इस कौम के साथ जो भयानक खेल खेला है और जो उसने इन पार्टियों के अजीम लीडरों के साथ जो उन्होंने भयानक खेल खेला है, तो अब वारी इमरान खान की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हडियाला जेल में होंगे। मैडम आप क्या समझती हैं, अगर हमारे यहाँ एहतसाब की हम बात करते हैं तो क्या वजह है कि लोगों को रेफरेंस भी बनते हैं, उन पे मुकदमात भी बनाए जाते हैं, लेकिन अदालतों में जाके वो बरी हो जाते हैं? तो आप क्या समझती हैं, हमारे कानून में भी कोई तब्दीलियों की जरूरत है? कानून में भी बिल्कुल तब्दीलियों की जरूरत है, लेकिन अदालतों में देखा जाता है कागजों को, ठीक है, वहाँ हकीकतें नहीं देखी जाती। ये जो कागज वहाँ पेश किए जाते हैं, जो कागज के जरिए जुर्म साबित हो जाता है, उस पर जज साहबान जाकर फैसला देते हैं, क्योंकि अपनी तरफ से तो कोई भी फैसला कोई नहीं दे सकता। जुवैद साहब यही सवाल मैं आपसे करूंगा, आप एहतसाब की बात करते हैं लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं मिली, सर इसकी क्या वजूहत है? और जब तक लोगों को सजाएं नहीं होंगी तो आप कैसे, लोग सबक कैसे सीखेंगे? करप्शन की जहां तक आप बात करते हैं, वाकई करप्शन आपका सबसे बड़ा मोटो था खान साहब का, मैं मुल्क में करप्शन खत्म करूंगा, थाना कल्चर को चेंज करूंगा, लेकिन उसमें दिन ब दिन इजाफा ही हुआ, उसमें कम तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए जी, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी इस वक्त हमें एक उसकी ज़रूरत है, यानी अदालती निज़ाम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे जो अदारे हैं उनको भी अपनी टांगों पे खड़ा करने की खुद ज़रूरत है। हालांकि मसला ये है कि यहाँ पे मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि पिछले कोई 30-35 साल तक ना ये मियां बरादरान की हुकूमत रही है, आपकी कस्म की हुकूमत रही है, ठीक है। तो इन्होंने अपने दौर में इस तरह की स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि पुलिस है तो वो इनकी जाती
मुलाजमत करती रही है, ठीक है जी। अदालतें हैं तो अदालतों पे ये हमले करते रहे, अदालतों की कोई इन्होंने कदर औकात ही नहीं छोड़ी थी। मतलब इसी तरीके से जो भी अदारा जहां भी देख लें उन्होंने इसको स्टैचू बना के रखा हुआ था। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारी काफी सारी चीजें हैं जो असेंबली के कुछ स्टैंडिंग कमेटी में है, कुछ कैबिनेट में पड़ी हुई है, कुछ असेंबली के फ्लोर पे हैं हमारे बिल, हमारे ऑर्डिनेंस, हमारे जो मामलात हैं इंशाल्लाह ताला। तो इन चीजों को जब ये ठीक हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला काफी बेहतर जाएगी हमारे निजाम में। और इस निजाम को ठीक करने के लिए खान साहब दिन रात, मैंने आप उनकी नींद के बारे में कहा, दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं, दिन रात वो लगे हुए हैं, अपनी टीम के साथ मुशावरत में अपने बेहतर से बेहतर लोगों को लेके आ रहे हो। तो इंशाल्लाह ताला विल बी बेटर। चलिए ग्रेट साहब, आपकी बात जारी रहेगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मलिक साहब देखें, जावेद साहब ने भी कहा है, क्या वजह है आप जजों की टेपें भी लीक करते हैं, इसके अलावा अदालतों पे आप हमले भी करते हैं, और उसके बाद आपको अपनी अदलिया पे यकीन भी नहीं है। अगर यकीन होता तो आपके मियाँ साहब यहाँ होते, फिर भी आप अदालतों से इंसाफ की तवक्को रखते हैं। ये कैसा यकीन है कि रोज़ाना मियाँ शहबाज शरीफ भी अदालत में होते हैं, मियाँ हमजा शहबाज भी अदालत में होते हैं, मरियम नवाज साहब भी अदालत में पेश होती हैं। इसके अलावा आप हमसे क्या तवक्को क्या करना चाह रहे हैं कि हम रात को भी अदालतों में सोएं? रोज़ाना तो हमारी पेशगी है और हमारा यकीन है अदालतों पे, हम जा रहे हैं, हम पूरा केस को है पूरा उसको लेकिन देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा आप तो माफिया हैं, आप तो जजों की टेपें रिकॉर्ड करते हैं, फिर मरियम साहिबा आपकी लोगों को ब्लैकमेल करती हैं कि मेरे पास फलां की टेप है, फलां की टेप है। ये जो बेग साहब के साथ हुआ है, अगर जज ने कहा ये गलत है तो उस जज के खिलाफ भी रेफरेंस आ गया, इतनी तो इनकी अपनी बात है। ये पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती प्राइम मिनिस्टर को ये कैसे स्टेटमेंट दे देते हैं। हर वो बात जो सुबह करते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को अगली बात करते हैं, रात 12 बजे के बाद वो भी भूल जाते हैं। कम से कम इसको अपनी जो बात करते हैं उस पर तो खड़ा रहना चाहिए। ये तो जो सबसे बड़ा डाकू था पंजाब का, ये चौधरी परवेज इलाही, अब उसके बेटे को मिनिस्ट्री मिल गई, उसके उनकी बाकी दूसरी पार्टी को वफाकी वजीर बना के कैबिनेट में बिठा लिया। कोई जबान तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर की। देखे ना राय साहब, मेरी बात सुने, या तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई जबान हो, एक बात पे भी वो खड़े रहे हों इन 3.5 सालों में, फिर आप हमसे सवाल करें। एक जबान भी नहीं है, जो सुबह कहते हैं वो दोपहर को और बात होती है, दोपहर को कहते हैं रात को गए और बात होती। मैंने तो आपको 50 बातें सुना दी। वो तो IMF के पास भी नहीं जाना चाह रहे थे, वो तो खुदकशी करना चाह रहे थे, लेकिन कह रहे थे मैं कर्जा नहीं लूंगा। अब जितना PMLN और पीपल पार्टी ने मिलके 35 साल में नहीं लिया, उतना इन्होंने 3.5 साल में ले लिया है। फिर कहते हैं हम पिछला सूद उतार रहे हैं। भाई बदबख्ती है, अल्लाह पाक कोई ना कोई कौम से कोई ना कुछ गलत हुआ है, इसकी वजह से अल्लाह पाक की तरफ से ये अज़ाब नाज़िल हुआ है। और अल्लाह से हम तो दुआ गो हैं, दिन रात सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैं तो दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक इस गरीब कौम पे रहम फरमा, अपनी निगाह करम फरमा, और इस प्राइम मिनिस्टर से हमारी जान छुड़ा, और इंशाल्लाह जल्दी से जान छुड़ाने। मैडम ये बताएं, करप्शन की हम सब लोग बातें करते हैं, आप क्या तजवीज देती हैं गवर्नमेंट को, करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है? करप्शन हर इंसान के अंदर मौजूद है, छोटे ऑफिसर से लेकर बड़े ऑफिसर तक। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जो वज़ीर-ए-वज़रा हैं और जो खुद वजीर आजम साहब जैसे ये साहब कह रहे हैं कि उनको रातों को नींद नहीं आती, उनको किस टेंशन में रातों को नींद नहीं आती? अवाम की नींद उड़ाई हुई है, बेहोशी के आलम में तो आवाम आई हुई है ना, सड़कों पे आवाम रुल रही है, बेरोजगारी आवाम के लिए, महंगाई आवाम के लिए। खान साहब को क्या पता, वो कभी गए हैं मेडिकल स्टोर? नहीं देखिए, आप अभी कह रही हैं कि करप्शन हर इंसान को खुद से खत्म करनी पड़ी, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो दिल को चैन नहीं कर सकते। साहब जो है, जो एक हेड होते हैं ना, एक मिसाल ले लें आप एक क्लासरूम की, ठीक है, क्लासरूम के अंदर 20, 25 या 10 जो है स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर होता है। तो टीचर का काम है अपने स्टूडेंट्स को ठीक करना, उनके अंदर से बुरी आदतें, बुरी हरकतों को खत्म करना। ये नहीं कि बस मैं मजबूर हूं और मेरे साथ ऐसे लोग हैं, मेरे साथ ऐसे लोग हैं। भाई ऐसे लोग आपकी टीम में कैसे आए हैं? वो आपके साथ थे, पहले दिन से थे, तो वो अब आपके पास आपके साथ काम कर रहे हैं और वो अपना अपना हिस्सा बटोर रहे हैं।
ठीक है, करप्शन करने ही तो आए हैं और क्या ठीक हो करने गया। आए हैं। जावेद साहब, जैसे कि चले मैडम ने भी कहा, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब मजबूर हैं उनके इर्द गिर्द? आपने भी जैसे कहा कि वाकई हमारी टीम में कुछ नाअहल लोग भी हैं, तो उनकी क्या मजबूरी है कि वो उनको साथ लेके चल रहे हैं? या आप ये समझते हैं कि अगर आपने उन पे एक्शन लिया तो आपकी हुकूमत चलती बनेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है खान साहब। किसी भी तौर पे मैं नहीं समझता हूँ कि वो मजबूरी के बिना पे वो अपनी टीम को उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन है वो, ये हर जगह पे जो है ना 100% आपको कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलेगा किसी पार्टी के अंदर, सियासी तौर पे या मतलब अथॉरिटी तौर पे 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि खान साहब डे नाइट जो है ना वो इसके मतलब सोच रहे हैं, अपने मुल्क के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं और अपनी टीम के साथ मशावरत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला। देखिए जावेद साहब, सोचना तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? लेकिन प्रैक्टिकली अब आपके सामने है जनाब कि जो ये आम आदमी के लिए जो इन्होंने ये क्या किया? हेल्थ कार्ड जो सेहत के वाले से उन्होंने दिया है, एजुकेशन का सिस्टम हमारे के में जाके देख लें आप, इधर एजुकेशन का देख लें, आपका अल्लाह भला करे, ये जो पूरा एक एहसास प्रोग्राम को देख लें आप। तो ये चीजें ना, ये चीजें आम गरीब आदमी के लिए उनके इनिशिएटिव है जिससे कि आम आदमी बेनिफिशियल हुआ है, जिसको बेनिफिट मिला है एक आम आदमी को। तो मतलब ये है कि अब हमारे इस वक्त जो महाशी सिचुएशन है मुल्की सतह पे, उसको आप देख लें कि वो इंशाल्लाह ताला हमारी पुरुम्मीद एक जो इशारे हैं हमारे पुरुम्मीदी की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। मलिक साहब, जावेद साहब तो ये कह रहे हैं कि हमने जो सबसे बड़ा कारनामा किया, सेहत कार्ड दे दिया, गरीब आदमी को एहसास प्रोग्राम ले आए, तो वाकई आप इन चीजों को तो अप्रिशिएट करते ही होंगे। सही बात आपने की, और ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि अब पूरा मुल्क बीमार हो चुका है, अब ज़हनी मरीज हो चुके हैं, तो अब सेहत कार्ड की ज़रूरत है। और अब हमारे पास ना लंगर खाने आम हैं और सेहत कार्ड की वाकई ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि हर बंदा ज़हनी मरीज हो चुका है। इतनी महंगाई, बेरोज़गारी, और लोग बच्चों को अपनों को दरियाओं में फेंक रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं। तो अब यकीनन ये इनका अच्छा काम है जिस पे हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि पूरा मुल्क बीमार है। अब हमारे पास सेहत कार्ड और मुल्क बीमार की हमने आपस में कराना है मुकाबला, देखते हैं बीमार जीतते हैं या ये हेल्थ कार्ड जीतता है। मैडम क्या कहती हैं आप? सेहत कार्ड आप तो अप्रिशिएट करती होंगी गवर्नमेंट को इस पे? हाँ, अप्रिशिएट करूंगी जब उस पर अमल होगा। अभी तो सिर्फ कार्ड तकसीम हुए हैं कि पता नहीं हुए, सिर्फ एक इनागुरेशन उसका हुआ है। तो जब लोगों को मेडिसिन मिलेगी, लोग ठीक होंगे, जब महंगाई खत्म नहीं होगी, जो मेन लोगों की टेंशन है, जब टेंशन ही नहीं खत्म होगी, जाहिर बात है वो बीमार होंगे। जब बीमार होंगे तो वो दवाई लेने जाएंगे। आप देखें हेल्थ कार्ड क्या करता है। जहां तक लंगर खाने हैं वो तो फिर लोगों को भिखारी बनाने वाला काम है। लोगों को रोजगार फराहम करने के बजाय, लोगों को नौकरियां फराहम करने के बजाय, कारोबार करवाने के बजाय उनको लंगर खाने खोल कर दे दिए गए हैं कि आप जाएं भीख मांगे, वहां बैठकर खाएं, ताकि लोग अब सिर्फ उठते हैं लंगर खाने जाते हैं। अब इनको क्या पता कौन सा बंदा जो है लंगर खाने से जो बंदा खाना खा रहा है क्या वो उसका मुस्तहिक है या नहीं है। वो तो कोई भी जाके खा सकता है ना। और काफी सुखैदपोश लोग ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उनके लिए क्या किया है? सिर्फ ये एक सेहत कार्ड इशू करके इतनी सारी खामियों को छुपाना नामुमकिन है। ठीक हो गया। जावेद साहब, अगर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, अगर अपोजिशन अदम एतमाद ले आती है और आपकी हुकूमत चलती बनती है तो फिर क्या होगा? इजाज़त मैं आपको की बात का जवाब दूंगा। मेरे भाई हैं, दोस्त थे, लेकिन जो बीमार है पूरा मुल्क बीमार करके चले गए मियाँ साहब, पूरे मुल्क को सत्यानाश करके अब बीमारी से उठने के काबिल ही नहीं रहा पूरा मुल्क। तो वो तो अब जाके इंग्लैंड जाके बैठ के लंदन में इलाज करा रहे हैं। लेकिन हर आदमी तो लंदन नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो ये सेहत इंसाफ कार्ड जो है, ये मेरे ख्याल में दैट्स वेरी ह्यूज अमाउंट, 10 लाख रुपए साल का। तो इसलिए मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि हर आदमी लंदन जाके नहीं बैठ सकता इलाज के लिए, इस तरह के मियाँ साहब जाके बैठ गए नमन वहां इलाज कराने के लिए। तो ये एक तोहफा है इमरान खान की तरफ से अपनी कौम के लिए। एक दूसरी बात आपने जो सवाल किया था, पिछले कोई हम 3.5 साल हमारी गवर्नमेंट को हो गए, तो पिछले 3 साल से हम यही सुन रहे हैं कि आज आ रहा है जी पीटीआई की गवर्नमेंट, कल जा रही है जी, दिसंबर में जा रही है जी, नवंबर में जा रही है जी, अदम एतमाद आ रहा है। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेगा और डंके की चोट पे करेगा अल्लाह के फजल से।
یہ ان لوگوں میں وہ نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ تڑ نہیں ہے, ان تیلوں میں وہ تیل نہیں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد یا کسی قسم کا بھی, یہ ان کی خواہشات ہیں, ان کی خواہشات پہ ہم پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی یہ اپنے ان شر والے مقصد میں, ہاں عمران خان اگر ناکام ہوا تو پورا سسٹم ناکام ہوگا. عمران خان اس قوم اور اس ملت کے لیے ایک ہوپ ہے, ایک امید کی کرن ہے. تو یہ بالکل جو ہے نا, یہ میرے ان کے دعوے جو ہے نا, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان اپنا وقت پورا کرے گا اور انشاءاللہ پورے 5 سال. ملک صاحب, جیسے کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کو بڑے اچھے القاب سے بھی نوازا تھا, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب ان سے ملنے بھی گئے تھے شجاعت صاحب کی مزاج پرسی کے لیے, اور وہاں پہ بھی میرے خیال میں عدم اعتماد کے جو معاملات تھے وہ ڈسکس ہوئے, لیکن انہوں نے شاید آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ابھی جاوید صاحب نے کہا کہ پہلے کی طرح صرف آپ کی یہ باتیں ہی ہوں گی, یا اس پہ واقعی کو پریکٹیکلی عمل بھی ہوگا؟ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو مسلم لیگ کو آپ کی 7 سیٹیں ہیں یا 5 ہیں, 5 سیٹیں ہیں, کیا انہوں نے ہمیں ووٹ دینا ہے تو عدم اعتماد کامیاب ہونی؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وہ پی ٹی آئی کے 25 سے 30 لوگ ہیں ایم این اے کی, میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اور 35 سے 38 لوگ ہیں ایم پی اے کی. ابھی اپنی ایک ہماری پلاننگ چل رہی ہے پی ایم ایل این کی, باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی, اور مشاورت پیپل پارٹی سے بھی ہماری چل رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد عدم اعتماد ہونے والا ہے, اور ہمارے پاس فگر سے بھی لوگ 10 سے 15 لوگ زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ باقی جو بات ہے چودھری پرویز الہی کو اور چودھری شجاعت کو ملنا, کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ. وہ بھی اس ملک کی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں, اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. تو اس ملک کی اس غریب قوم کے لیے اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو سیاسی پارٹیاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ آتی جاتی رہتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلاف بھی ہوتے ہیں, ایک آپس میں اتفاق بھی ہوتا ہے. تو ہم اس ملک کے لیے کسی کے پاس بھی جانا پڑے تو میاں شہباز شریف جائیں گے. باقی اب ان کو جو چوٹ آ رہی ہے وہ ان کے اپنے اندر سے آ رہی ہے. 25 ایم این اے انشاءاللہ ہم کل عدم اعتماد لے آئیں تو یہ 1 گھنٹے کی حکومت ہے, 1 گھنٹے میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. پلاننگ چل رہی ہے, بہت جلد انشاءاللہ قوم کو یہ خوشخبری ملنے والی ہے, ان کو اندر سے چوٹ ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں میں سنا صاحب آپ کی بات کا جواب کریک صاحب سے لوں گا, لیکن میڈم کی طرف آتا ہوں. میڈم یہ بتائیں کہ ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اقتدار کو نچلی سطح پہ لائیں گے, چونکہ آپ سوشل ورکر ہیں, عام آدمی میں زیادہ رہتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جب تک ہمارے بلدیاتی ادارے بحال نہیں ہوں گے یا اقتدار نچلی سطح پہ نہیں آتا, کیا عام آدمی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, عام آدمی کے مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکتے جب تک. آپ کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے, ان کے پاس 15-16 ایم این اے ہیں. سب جھوٹے یہ پروپیگنڈے ہیں, یہ جھوٹے دعوے ہیں. یہ عمران خان ان دعووں سے کبھی وہ پریشان نہیں ہوں گے اور نہ ہیں. اور اللہ کے فضل سے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ عمران خان بالکل 1.5 سال جو رہ گیا ہے نا, وہ بھی انشاءاللہ ڈنکی کی چوٹ پہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر یہ چیز ہے آپ کے پاس تو آپ پھر سامنے لے کے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو صومالیہ بنانا ہے تو یہ باقی 1.5 سال بھی کریں گے تو صومالیہ اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کٹا کٹی نکالیں جو کچھ بھی ہے جی, تھیلے سے بلی نکلے باہر. لیکن یہ کہ ہمیں امید ہے نا جی کہ یہ کچھ نہیں ہے, ان کی وہ بات ہی نہیں ہے. وہ ان کے اپنے جو ہے نا جی اپوزیشن کتنے بہتر ہوئی ہوئی ہے. صبح کہاں بیٹھے ہوتے ہیں, شام کو جناب کسی اور جگہ بیٹھے ہو, وہ آپس میں کوئی. پھر اتنی گھبراہٹ کیوں ہے قریشی صاحب, کیوں اتنی گھبراہٹ ہے؟ پرائم منسٹر کو نیند نہیں آتی اور بخلاہٹ میں تقریریں کر رہے ہیں, کیوں اتنی بخلاہٹ ہے؟ اگر ہم آپس میں ہمارے اختلاف ہیں تو آپ کو کیوں بخلاہٹ ہے؟ اب تو نیند ہی نہیں آ رہی نہ منسٹر کو نہ پرائم منسٹر کو. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں میں. ہمارے بچے اللہ پاک آپ پہ رحم کرے. 40 سال 23 سال 32 سال بڑی محنت پڑے. مجھے یہ بتائیے اس وقت جو ملک آپ چاہتے ہیں کیوبا اور صومالیہ جیسا ہمارا ملک ہو جائے, پوری پلاننگ ہے آپ 17 سال کے بچے جناب کھربپتی بن گئے. یعنی آپ کی پوری پلاننگ ہے کہ ہم دنیا کے 10 کم ترین جو کرپٹ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائیں. کھربپتی بن گیا جناب, ہم دنیا کے 10 کرپٹ ترین ملکوں میں شامل ہو جائیں. آپ چاہتے ہیں یہ چیزیں, لیکن ملک صاحب جیسے دیکھیں نا, قریشی صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قریشی صاحب پہ اللہ پاک رحم کرے. یہ کرپشن کیا آپ کے اقتدار کی یہ کیوبا بنانا چاہتے ہیں عام پاکستان. آدمی اس وقت جو ہے نا وہ پیس گیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کیوبا نہیں بننے دیں گے.
آپ کے جو اقتدار کے دن تھے نا ان میں جو لوٹ مار کی گئی ہے اس وجہ سے آج یہ ہمارے عام وہ 1 روپے بھی 3.5 سال میں رائے صاحب بات سنیں 3.5 سال میں اگر 3.5 روپے بھی انہوں نے ثابت کیے ہیں تو بتائیں یہ نعرہ لگانا کون سی بات ہے؟ میں چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں چور عمران چور چور چور، اب بھائی ثابت تو کریں نا، یہ 1 روپے نہیں ثابت کیے۔ صادق اور امین نے یہ کیا ہے کہ سب سے بڑے ڈاکو اپنے ساتھ بٹھا لیے۔ صادق اور امین، ہاں صادق اور امین ہے، وہ نہیں چور ہوتا، ہاں یہ اللہ کے فضل سے وہ کروڑوں روپے شوکت خانم کے کرپشن کے جوئے میں ہار گئے ہیں، وہ صادق اور امین ہے۔ اللہ پاک رحم ہی کرے آپ پہ، یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لیکن ہمارے ملک کی جو حالت ہے اس وقت، جو عام آدمی کی جو حالت ہے نا جی، وہ میاں اچھا مجھے کروڑوں روپے کا جو اقرار کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے، اس کا حساب تو دے دے بھائی، شوکت خانم کے پیسوں کا حساب تو دے اب دے۔ آپ بتائیے کہ ان کے دور کے قرضے کروڑوں روپے جوئے میں ہار کے صادق اور امین کی باتیں بڑی آسان ہوتی مجھے ہیں۔ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ چلے ملک صاحب یہ سود تو آپ کی ظاہری بات ہے، قرضوں کا جو آپ نے لیے ہیں انہی کا چکا ہم چکا رہے ہیں، ہاں قرضے لے کے یہ ساری حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بس یہ آپ ہی کا کرا دھرا ہے۔ شوکت خانم کا حساب تو دے دیں یار، کروڑوں روپے انہوں نے جوئے میں ہارے ہیں۔ صادق اور امین کروڑوں روپے ہار کے صادق اور امین کیسے ہوتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی۔ چلیں میں میڈم کی طرف سے دوبارہ آتا ہوں۔ میڈم یہ کہتی ہیں وہ چور ہیں، وہ کہتی ہیں یہ چور ہیں، آپ کیا کہتی ہیں کون چور ہے؟ میں تو کہتی ہوں بس عوام بیچاری غریب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چور پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک ہے وہ تو وقت ثابت کر ہی دے گا، لیکن سزائیں عوام کو مل رہی ہیں۔ سزائیں عوام کو مل رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے سب سے بڑی چوری عوام نے کی ہے ووٹ دے کر۔ وہ کسی کو ووٹ نہ دیتے، گھر بیٹھے رہتے، کسی کو طاقت نہ ملتی، کسی کو پاور نہ ملتی، تو آج عوام نہ پستی۔ ٹھیک ہو گیا بس ملک صاحب، چلیں آخر میں ہم آتے ہیں بلدیات کی طرف آتے ہیں۔ کوئی پی ٹی آئی بلدیات کی طرف مئی میں اعلان کر رہی ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن کروائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بلدیات کی طرف جو ان کے جیسے حالات جا رہے ہیں، یہ آئیں گے بلدیات کی طرف؟ اور آپ کی اگر پارٹی کی میں بات کرتا ہوں تو آپ جب بلدیات میں جائیں گے تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ اچھا ہمارا موقف، ہم پوری تیاری کے ساتھ انشاءاللہ بلدیات میں جا رہے ہیں۔ میرا جو ڈسٹرکٹ ہے نا چنیوٹ، میرے ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں جتنی بھی پی ٹی آئی کی باڈی تھی نا، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، جی وہ ابھی سے انکاری ہو گئے ہیں کہ وہ وہاں پورے ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، نہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کے لیے نہ عام ولیج کونسل کے لیے، پورے ڈسٹرکٹ میں اب ان کا کوئی بھی ٹکٹ نہیں لے گا۔ اگر ٹکٹ ان کا کوئی لے کے اب میدان میں اترے گا نا تو لوگوں کو انڈے ہوں گے، ٹماٹر ہوں گے اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے۔ اب اللہ کے فضل سے یہ مجھے باقی کے پی کے کا ان کا نہیں پتا، اپنے پنجاب کا اور اپنی فیصل آباد ڈویژن کا مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا کہیں جاوید صاحب، جیسے کے پی کے میں آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے پی کے پہ آپ کو بڑا وہ گمان تھا کہ وہ ہمارا، ہاں لیکن جو آپ کے ساتھ وہاں پہ حالات ہوئے، جس طرح کی آپ کو شکست ہوئی، تو پنجاب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہیں ان میں ہم پچھلی غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مطلب اکثریت کے ساتھ کے پی کے پنجاب اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ ہم بلدیاتی الیکشن جیتیں گے۔ اور بلکہ نون لیگ نے اسلام آباد کے لیے میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک رٹ کی بھی ہے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ یہاں الیکشن کرائے ہی نہ جائیں، اور وہ ہائی کورٹ نے اس میں ابھی اسٹے دے دیا ہے کہ جناب ابھی جو ہے نا اسلام آباد میں الیکشن نہیں ہو سکے، اور ان نون لیگ کی پٹیشن پہ، نون لیگ کی ریٹ پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں جی، ایک طرف سے کہہ رہے ہیں جی کہ اب تو بالکل تیار ہے، اور دوسری طرف سے کورٹس میں جا رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروائے جائیں جناب، اور اس کو ڈیلے کیا جائے۔ اور ہم تو کہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے ہم الیکشن کے لیے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو خان صاحب نے بھی کہا ہے اور ہمارا انشاءاللہ یہ ایمان ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، پچھلے الیکشن میں ہم سے کافی ساری غلطی ہوئی، جو ہماری ٹکٹ، یہ ان کا بڑا ماننا ہے کہ اپنی غلطیاں مان رہے ہیں، مہنگائی بھی مان رہے ہیں۔ لیکن دنوں میں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ چلیں قریش صاحب بہت شکریہ آپ کا، میڈم آپ کا بھی شکریہ، ملک صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ، میں آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین آپ نے میرے تینوں مہمانوں کی بات سنی، فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے گا ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔